हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में, जो है हमारा फिजिक्स के लिए, मतलब फिजिक्स के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एक और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में मिलेंगे अगले। सो काइनेमेटिक्स में भी है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस में भी है, और मतलब सब में ही है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपने स्कूल में स्केलर और वेक्टर अपने पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ओके, तो स्केलर में आपका होता है कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, वो आपका स्केलर है। मतलब ये डेफिनेशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका कॉम्प्लीटली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट के केस में करंट के केस में क्या होता है, आपका एक जंक्शन में ये डिवाइड होता है करंट। ठीक है, आई से आपका ये I1 और ये आपका I2 होता है। ठीक है, लेकिन आपका ये I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, और करंट का इस केस में मतलब करंट का हमेशा एक डायरेक्शन आपका रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि आपके वेक्टर का डेफिनेशन क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये भी आपका completely एक्यूरेट नहीं है, एज शोन इन द एग्जाम्पल ऑफ करंट। ठीक है, तो आपका स्केलर और वेक्टर का फिर आपका एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, तो स्केलर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a scalar quantity can be described completely by its magnitude only। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। और स्केलर में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन और मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आप अलजेब्रा जैसा ही आप कर सकते हैं। हाँ, और वेक्टर के केस में आपका मतलब कुछ लॉज आपका यूज होता है, जैसे कि पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस केस में वेक्टर के केस में आप ऐसे डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए करंट आपका स्केलर है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन स्प्लिट होने के बाद इसे डायरेक्टली ऐड करके आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप आइए वेक्टर नोटेशन में। ठीक है, तो वेक्टर नोटेशन में क्या होगा आपका, आप वेक्टर को डेनोट करते हैं ऐसे,
ये आपका एक वेक्टर आपका है ए, ठीक है। तो ए के ऊपर में एक एरो देने से ये आपका वेक्टर डेनोट करता है, ठीक है। और वेक्टर का दो चीज होता है, एक आपका है मैग्नीट्यूड और दूसरा आपका है डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में आपका मतलब वो नोटेशन मॉड ए होता है, और ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और मतलब मॉड ए वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू आपका डायरेक्शन में आप ए कैप, हाँ, ये आपका कैप है, तो आ, आप ए कैप आप यूज करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। और आप इसके बारे में आप अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो अभी आप आइए इस स्लाइड में, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के लिए मतलब कैसे हम करते हैं, तो एक वेक्टर को हम एरो से शो करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये आपका एंगल है जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इससे आप वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये एरो आपका वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा, और इस एंगल के हेल्प से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ओके। और ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। तो तभी आप आइए इसमें, तो ए वेक्टर कैन बी displaced from one position to another during displacement. If we do not change direction and magnitude, then the vector remains unchanged. तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि आप एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इस पूरे वेक्टर को इस पूरे वेक्टर को आप यहाँ से ऐसे या फिर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। अ, लेकिन लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वेक्टर का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ और उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये आपका ए वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो आप ए वेक्टर को थोड़ा ऊपर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बाई कीपिंग इन माइंड दैट द लेंथ एंड द एंगल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। तो बाकी आप आइए इसमें, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में आप पकड़िए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, हाँ, सेम, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में, ओके। तो दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालने के लिए हमें
हमेशा एक वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करना है। ओके, तो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि आप एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग इट्स लेंथ एंड एंगल अनचेंज्ड। ओके, तो हम एंगल को निकालने के लिए हमें इसके टेल को और इसके टेल को ज्वाइन करना होगा। हाँ, तो इसे करने के लिए आइदर हम ए को शिफ्ट करेंगे नीचे इस पॉइंट में ऐसे ऐसे, या फिर हम बी को शिफ्ट करेंगे ऊपर में। हाँ, ये बी है आपका, ये ए होगा, मतलब ऐसे करके एंगल को सेम रख के। ठीक है, तो हम इसमें ए या बी को शिफ्ट करने के बाद क्या मिलता है हमें, ऐसे करके एंगल एक मिल जाएगा। ठीक है, और आपका नीचे एंगल आपका 120 था, तो इस केस में क्या आपका एंगल होगा ये वाला 180 डिग्री माइनस 120, मतलब 60 डिग्री होगा। ओके, इसलिए 60 है ये। ओके, तो अभी आप आइए काइंड्स ऑफ वेक्टर में। तो पहला आपका है यूनिट वेक्टर, जो आपका सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, एक कैप है ये। ओके, इसे हम डेनोट करते हैं कैप से ऊपर में। ओके, so a vector of unit magnitude is called a unit vector, and the notation for it in direction of a vector is a cap, read as a cap or a caret. Okay, so हम एक वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि हम इसको इसके मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन के टर्म्स में हम हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका ये आपका है, मतलब एक होल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, और सिर्फ आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में डायरेक्शन आपका क्या होगा वेक्टर के लिए। तो एक्स एक्सिस में हम वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई में जे कैप से, और जेड में के कैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी आप आइए दूसरे में। तो दूसरा हमारा है जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर में क्या होता है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन भी नहीं होता और मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें नोट में है कि zero vector has no specific direction. The position vector of origin is a zero vector. Okay, और zero vector are only of mathematical importance. तो second point में आपको बोला है कि the position vector of origin is a zero vector। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आप बाद में पढ़ेंगे। तो रफ आइडिया के लिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो ग्राफ होता है
हाँ, ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस है, और जेड आपका 3D में होता है। हाँ, और 2D में सिर्फ एक्स और वाई होता है ऐसे। ओके, तो ओरिजिन में आपका जो वेक्टर होगा ये आपका है जीरो वेक्टर। ठीक है, अभी आप आइए इक्वल वेक्टर्स में। तो एक वेक्टर आपका इक्वल तभी होता है जब एक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा और लेंथ भी सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, तो तभी हम कह सकते हैं कि दोनों आपका वेक्टर्स इक्वल है। हाँ, ओके। तो पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा हमेशा, लेकिन लेंथ सेम नहीं भी हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may not be equal vectors। ठीक है, तो अभी आप आइए नेगेटिव वेक्टर्स में। तो द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज a vector having equal magnitude but opposite direction। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर आपका वो है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ओके, वो मतलब 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री रिवर्स होगा। ठीक है, और कॉन्करेंट वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अच्छा। तो नेगेटिव वेक्टर्स को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा, या फिर बी वेक्टर आपका माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा। ठीक है, और कॉन्करेंट वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर्स आपका क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट वेक्टर्स आपका वो है जिसका जो वेक्टर्स आपका सेम पॉइंट से निकलता हो। ठीक है, तो पॉइंट ओ से आपका ए बी सी तीनों आपका पास किया है, तो आपका ए बी एंड सी आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। ठीक है, अभी आप आइए कोप्लेनर वेक्टर्स पे। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स आपका क्या होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होगा आपका जो वेक्टर्स आपका सेम प्लेन में है। ठीक है, तो सेम प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, 3D के केस में। ओके, तो 2D के केस में तो आपका सिर्फ एक्स वाई है प्लेन। ओके, और 3D के केस में ये आपका वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, या फिर वाई एक्स प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, तो फिगर ए में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लेनर है, और फिगर बी में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉन्करेंट भी है और कोप्लेनर भी है। ठीक है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर आपका क्या होता है।
तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में आपका 90 डिग्री होता है वो आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। ओके, अभी आप आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बाई स्केलर्स। ओके, तो स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना क्या होता है कि स्केलर के साथ तो एक स्केलर के साथ आप वेक्टर्स को डायरेक्टली तो एक स्केलर के साथ आप वेक्टर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अलजेब्रा में करते हैं जैसे करके। ओके, और डिविजन भी सेम ही है आपका। अभी आप आइए इस क्वेश्चन में, तो इस केस में आपको बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको एंगल फाइंड करना है, वो कैसे होगा, बस सारे वेक्टर्स के टेल्स को आपको ज्वाइन करना होगा बस, ठीक है। तो टेल्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए अभी आप इस केस में आपका टेल्स ज्वाइन ही है, ठीक है। तो इस केस में 45 डिग्री आपका एंगल होगा। ओके, और इस केस में आपका हेड एक साथ है। ओके, और हेड्स के बीच में 150 डिग्री आपका एंगल है, लेकिन आपको ज्वाइन करना है टेल्स को, ठीक है। तो टेल्स को ज्वाइन करने के लिए आपको बी को इस जगह में शिफ्ट करना होगा ऐसे। ओके, तो बी को शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये और ये एंगल आपका बी है, तो ये और ये आपका पैरेलल होगा, और पैरेलल के केस में आपका ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये भी आपका 150 होगा। ओके, सो आपका ए और बी के बीच में एंगल 150 ही होगा। ओके, और इस केस में आपका बी के हेड के साथ ए के टेल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इस केस में बी को आपको ऐसे शिफ्ट करना होगा। ओके, ऊपर की जगह में, तो ऊपर की जगह में शिफ्ट करने के बाद ये एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस 145 मतलब 35 डिग्री होगा। तो इस केस में आपका एंगल 35 डिग्री होगा। ओके, फिर आप आइए इस क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड -3/2 ए वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में आपका ए वेक्टर है, और इस केस में -3/2 ए वेक्टर है। ओके, तो ए वेक्टर ऐसे आपका एक होगा, ठीक है, और -3/2 ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का स्लाइट बड़ा होगा। ओके, लेकिन ये आपका डायरेक्शन ए वेक्टर जैसा ही होगा, क्योंकि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो सेम ही आपका होगा ए कैप। हाँ, ऐसे 3/2 के केस में भी माइनस ऑफ होगा, और जैसे 3/2 ए वेक्टर इंटू
ए कैप होगा। ओके, और यहाँ पे डायरेक्शन आपका ऑपोजिट है, हाँ, माइनस में है। ओके, तो ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आपका फिर होगा, इनके टेल्स को ज्वाइन करने के बाद पूरा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल्स आपका 180 होगा। ओके, अभी आप आइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ओके, तो आपका ये आपका दो वेक्टर है, ठीक है। ये आपका दो वेक्टर है ऐसे, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आपका थीटा है। ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपका दो वेक्टर्स है और इन दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है। ओके, और ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ओके, और इसका सम फिर का, हाँ मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा आपका, आपका इनका सम इनका सम ऐसे जाएगा आपका, हाँ, मतलब इनको पैरेलल में एक्सटेंड करने के बाद ये आपका ए वेक्टर होगा, ये आपका बी वेक्टर होगा, और इनका सम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आपको इनका सम मिल जाएगा। ओके, सो क्या होगा आपका, ये आपका आर होगा, और आर वेक्टर इस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मैग्नीट्यूड का ही कॉस थीटा। ओके, ऐसे है आपका। ओके, और आप पकड़िए कि रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल आपका अल्फा है, और रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच में एंगल आपका बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का वैल्यू फिर क्या होगा, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि टेन अल्फा आपका बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, और टेन बीटा आपका ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो इनको यूज करके आप इनके वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप आइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या आपका होगा, बस आपका बी का डायरेक्शन उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम आपको रिजल्टेंट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, और आपका ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये आपका प्लस होगा। ओके, और
माइनस को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये आपका ए है और बी को रिवर्स करना होगा। हाँ, तो रिवर्स मतलब कैसे, बाई कीपिंग द डायरेक्शन अनचेंज्ड। ओके, तो माइनस बी वेक्टर ये आपका हो जाएगा और उसके बाद ये पैरेलली ड्रॉ करने के बाद ये आपका ए वेक्टर होगा पैरेलल और ये आपका बी वेक्टर होगा। ओके, मतलब माइनस बी वेक्टर होगा। ओके, और ये आपका फिर रिजल्टेंट वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ओके, और अगर आपका ए और बी वेक्टर में एंगल थीटा होता है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में आपका एंगल फिर कितना होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो बाकी आपका बिल्कुल सिंपल है। कैसे, आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आपका था, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा था। लेकिन इस केस में ए और माइनस बी के बीच में एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ऐसा होगा आपका। ओके, तो ये आपका माइनस बी ऐसे होगा सिर्फ। ओके, और उसके बाद इसको कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आपका क्या था, माइनस कॉस थीटा था, जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होगा आपका फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका माइनस कॉस थीटा होने के बाद यहाँ पे माइनस होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होगा। और सेम आपका टेन अल्फा के केस में यहाँ पे क्या आपका होगा, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बाई, मतलब माइनस होगा ए प्लस बी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड होगा इस केस में, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है, क्योंकि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये आपका ए प्लस सॉरी, और कॉस के केस में कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ओके, तो ये आपका माइनस ऑफ बी कॉस थीटा होगा ऐसे। ओके, सेम टेन बीटा भी कॉस के नेगेटिव होने के कारण इस जगह में माइनस आएगा। ओके, सेम सही है, और हाँ यही है। और
ट्रायंगल लॉ भी आपका बिल्कुल सेम होगा। तो आपका इसमें भी ट्रायंगल लॉ में आपका क्या होगा कि इस केस में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल्स जॉइंट है और आपका रिजल्टेंट बी से ए तक गया है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट का वैल्यू आपके फाइनल जिस वेक्टर में जाएगा और इनिशियल वेक्टर का डिफरेंस होगा, तो आपका रिजल्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल होगा आपका, ऐसे। ठीक है, सेम इसके पर भी आपका इनिशियल वेक्टर ए है और फाइनल वेक्टर बी है। ठीक है, तो इस केस में आपका रिजल्टेंट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा और बाकी आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, और कुछ में आप देखेंगे कि डायग्राम आपका ऐसे होगा कि आपका ऐसे एक होगा वेक्टर और ऐसे आपका दूसरा होगा वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्लियर कि ये आपका ए है और ये आपका बी है और रिजल्टेंट आपका ऐसे है। ठीक है, तो इसके पर भी सेम ही आपका होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका के टेल को के सॉरी ए के हेड को बी के टेल के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या आपका होगा फिर ए को रिवर्स करने के बाद, हाँ मतलब ऐसे करने के बाद ये आपका माइनस ए होगा और इस केस में वेक्टर क्या होगा आपका बी वेक्टर माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं और बाकी फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का बिल्कुल सेम है, पैरेललोग्राम जैसा ही है। ठीक है, अभी आप आइए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका एक पॉलीगॉन है, जैसे कि ए है, बी है और सी भी है, ऐसे करके। ओके, और ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या आपका होगा वैल्यू। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको कि ट्रायंगल लॉ को यूज करना है। जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका है और इस केस में ए का एड बी के टेल के साथ ज्वाइंट है, तो इस केस में रिजल्टेंट आपका क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, जहाँ पे ऐसे। ओके, और ये आपका सी के साथ गया है। ठीक है, तो इसका और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, अभी रिजल्टेंट प्लस ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ऐसे आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन होता है। ओके, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपका? रूट ओवर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें बस वैल्यू सिंपली पुट करना है, ऐसे करके 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे लिखना है हमें, और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और कॉस 60 आपका क्या था? हाफ था, जो आपने बेसिक मैथ में पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिक मैथ में ये आपने हाफ किया था, और ये कैंसिल होने के बाद ये आपका 25 प्लस 4 3 12 मतलब √37 आपका आता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड। ओके, और डि और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको tan ऑफ अल्फा फाइंड करना होगा, और tan अल्फा का आपका वैल्यू क्या था? बी साइन थीटा आई ए प्लस बी कॉस थीटा था। ओके, और बी आपका क्या था? इस केस में 3 है, और साइन 60 होगा। ए 4 है, बी 3 होगा, और ये आपका हाफ होगा। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद 3√3/2 बाई 4 + 3/2, और इसको √3/8 + 3 मतलब 11 होगा। ओके, तो इस केस में आपका tan अल्फा क्या होगा? आपका tan अल्फा इक्वल्स टू इतना आपका है, तो अल्फा आपका tan इनवर्स ऑफ 3√3/11 आ जाएगा। ओके, और दूसरा आपको फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ओके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा आपका? सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, और cos थीटा इस पर भी 60 होगा। ओके, तो इसको फाइंड करने के बाद ए वेक्टर क्या था आपका? 4, ये आपका 3, और ये आपका 2 इंटू 4 इंटू 3 माइनस में, और हाफ हाफ ऑफ से ये कैंसिल 25 होगा, -12 होगा, तो √18 होगा इसमें। ओके, और डायरेक्शन में क्या होगा आपका? अल्फा इक्वल्स टू बी cos थीटा बाई ए माइनस होगा इस पर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी cos थीटा। ओके, तो
बी साइन 60 होगा बाई ए 4 है, बी 3 है, -3 cos 60 होगा। ओके, तो 3 इंटू √3/2 बाई 4 -3 इंटू हाफ। ओके, तो 3√3/2 बाई 4 2 Z 8 -3 5/2, तो 3√3/5। ओके, तो इस केस में अल्फा आपका 10 इनवर्स ऑफ 3√3/5 होगा। ओके ओके, तो इसके साथ हमारा वेक्टर्स का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।